गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एग्जाम आपके पास ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 6 5 क्वेश्चंस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। दो चार्जेस हमारे पास दे रखे हैं। यदि इनके बीच में ग्लास की प्लेट यदि रख दी जाती है तो जो कूलाम फोर्स इसमें काम करेगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, जब हम इसके बीच में ग्लास की प्लेट रख देंगे तो पहले जब एयर थी तब तो हमारे पास फोर्स कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। और जैसे ही मैं ग्लास स्लैब रखूँगा तो ग्लास स्लैब रखने पर ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। और एप्सिलॉन को ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो Q1 Q2 अपॉन R²। सही है। तो एक चीज़ बताओ, Fm इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है F अपॉन एप्सिलॉन R। इट मीन्स एप्सिलॉन R की वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा होती है, और 1 से ज़्यादा होती है तो इट मीन्स जब बड़ी संख्या से अपन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कूलाम फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन दे रखें डिक्रीज, इंक्रीज, जीरो और इनफाइनाइट। तो आपका आंसर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है हमारे पास? दो चार्जेस HCl मॉलिक्यूल दे रखा है अणु, उसमें का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा है P। विद्युत द्विध्रुवागुण 3.4 × 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये मेरे पास विद्युत द्विध्रुवागुण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दे रखा है। हमें इसके आयनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जो आयन दे रखे हैं उसके बीच की दूरी कितनी होगी? स्मॉल d हमसे पूछा है। एक चीज़ बताओ, HCl में एक तो होगा H+ और एक क्या हो जाएगा बोलो? Cl-। तो इसका चार्ज एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जैसे यहाँ पे +2 होता तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने से मल्टीप्लाई हो जाता? 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो P इज इक्वल टू Q × D, अपन जानते हैं फार्मूला, तो D मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 3.4 × 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है। तो एक चीज़ बताओ, 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर कितना आएगा? -11, और 3.4 डिवाइडेड बाई 1.6 करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2.12 × 10⁻⁻11 मीटर। क्लियर। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, स्थित है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को अपन क्या करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ई की वैल्यू इक्वल है। इनके एक्सेलरेशन का मुझे अनुपात फाइंड आउट करना है। इनके एक्सेलरेशन मतलब त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल लगेगा F इज इक्वल टू QE, और F इज इक्वल टू अपन जानते MA इज इक्वल टू QE। तो यहाँ से स्मॉल a इज इक्वल टू मेरे पास हो गया QE अपॉन स्मॉल m। क्लियर है। अब E की वैल्यू कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसे कह सकता हूँ स्मॉल a प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन m। किसके लिए? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान विद्युत क्षेत्र में a प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन m। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब क्या कह रहा है? पहले दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज QE इज इक्वल टू, या मैं लिख देता हूँ Q1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और इसका यदि मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास Me, और प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज भी स्मॉल ही होता है। और मास की यदि बात करते हैं तो इसका मास, प्रोटॉन के मास MP, वैल्यू जानते हैं इसकी तो होती है 9.1 × 10⁻⁻31,
और इसकी वैल्यू होती है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देते हैं A1 और प्रोटॉन के लिए लिख देते हैं A2, और अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको लिख दो AE और इसको लिख दो AP। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं स्मॉल e अपॉन Me, और देन अपन लिखेंगे स्मॉल e अपॉन MP। स्मॉल e से स्मॉल e कैंसिल आउट, ये आ गया MP रेशो Me, MP रेशो Me। तो ये ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, B हो गया। अगला देखो, कोई स्क्वायर हमारे पास गिवन है, उस पर समान परिमाण के सजातीय आवेश दे रखे हैं, मतलब लाइक चार्जेस दे रखे हैं चारों कोनों पर, और यदि एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, एक चार्ज के कारण स्क्वायर का जो सेंटर पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दे रखी है, तो हमें इसके सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखना, ये मेरे पास स्क्वायर गिवन है, कोई प्रॉब्लम? इस स्क्वायर की साइज लिख देता हूँ स्मॉल a, ये पॉइंट A, ये पॉइंट V, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, यहाँ स्मॉल q, इधर भी स्मॉल q, इधर भी स्मॉल q, ये भी स्मॉल q, ये सेंटर पॉइंट दे रखा है। एक चीज़ बताओ, इस सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने चार्जेस के कारण से जनरेट होगी? तो पूरे सिस्टम में कितने चार्ज है? 1 2 3 4। एक चार्ज सबकी डिस्टेंस भी इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक के कारण कैपिटल E है, देखो इसके कारण निकली बाहर की तरफ, ठीक है, इसके कारण निकली बाहर की तरफ, ये लो E, ये भी E, इसके कारण निकली बाहर की तरफ, और इसके कारण भी निकली बाहर की तरफ। तो एक चीज़ बताओ, ये कैपिटल E और ये भी कैपिटल E, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट। ये भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, ये भी कैंसिल आउट। जब चारों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची नहीं, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा? 0। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? चूँकि A और C के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में क्या होगी? इक्वल, और डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट, इसलिए आपस में निरस्त हो जाते हैं। V और D के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाती हैं, अतः सेंटर पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? चूँकि चारों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निरस्त हो जाती हैं, इसलिए E सेंटर इज इक्वल टू 0। केंद्र पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आपके पास कितनी होगी? 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द 4 चार्जेस या ड्यू टू द गिवन चार्जेस आर कैंसल्ड टू ईच अदर, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पॉइंट इज 0। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने रखा तो क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, टॉर्क और फोर्स दोनों लगेंगे, और ना तो टॉर्क लगेगा ना फोर्स लगेगा। मतलब यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमने बताया बल की वैल्यू होती है 0 और बल आघूर्ण जनरेट होता है, तो केवल बल आघूर्ण जनरेट होगा। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा के, ऑप्शन ए। अगर मान के चलो ये असमान विद्युत क्षेत्र होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, उस कंडीशन में दोनों जनरेट होते, फोर्स भी जनरेट होता और टॉर्क भी जनरेट होता। मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने ये टॉपिक क्लियर किया था। इसका 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखने पर जो बल आघूर्ण जनरेट होता है टॉर्क, अधिकतम होने के लिए, मतलब टॉर्क की वैल्यू अधिकतम होनी चाहिए, तो इसे कितने एंगल पर लगेगा? तो एक चीज़ बताओ, हमारे पास टाउ मैक्सिमम या टाउ की वैल्यू होती है पी साइन थीटा। क्लियर है? मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा? पी ई।
तो एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो वेक्टर P और वेक्टर E के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास बोलो क्या हो गया, डी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, उसका डाइपोल मूवमेंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो वैल्यू हो गई इसकी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछा है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वी नो डैट P इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10। तो ये हमारे पास हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29, और ये कूलाम इंटू मीटर। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। आपके पास ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ स्थिति। अनुदैर्घ्य का मतलब लॉन्गिट्यूजनल, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य का मतलब ये है, जैसे ये दे रखा माइनस Q और ये दे रखा प्लस Q। लॉन्गिट्यूजनल अनुदैर्घ्य इस तरीके से अक्ष रेखा, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, इसका मतलब दे रखा है निरक्ष। ठीक है ना। इन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका रेशो फाइंड आउट करना है। ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष पूछ रहा है। अक्ष का मतलब है लॉन्गिट्यूजनल, ध्यान रखना एक वर्ड और काम में लिया इसने, लॉन्गिट्यूजनल। और ई निरक्ष इसका मतलब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। तो इसका रेशो तो निकाल चुके हैं अपन, कितना होता है 2:1, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना ई अक्ष इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू ई निरक्ष होता है। तो ई निरक्ष को यदि मैं नीचे लेके आ जाता हूँ तो ई अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा ई निरक्ष। तो ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष इज इक्वल टू 2:1। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम क्लियर चार्ज दे रखे हैं। इनके मध्य 9 न्यूटन का फोर्स लगता है, 9 न्यूटन का फोर्स लगता है। आगे क्या कह रहा है, इन दोनों चार्जेस को अपन क्या करते हैं, टच कराते हैं, और टच करने के बाद उतनी ही डिस्टेंस पर रख दिया जाता है जितनी डिस्टेंस पर पहले था। जैसे मान के चलो पहले r डिस्टेंस पर रखा था, तो अब भी इसको r डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। तो हमसे पूछा है इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपन देखते हैं, पहला चार्ज दे रखा है Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, और अपन ने हमको क्या दे रखा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इसको दोनों को टच करा दो। टच करा दिया, स्पर्श करने पर, आफ्टर टच स्पर्श करने पर, तो टोटल चार्ज बताओ स्पर्श करने पर। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है। मान के चलो स्पेयर हुए 2 स्पेयर, उनको टच करा दिया, टच करने पर टोटल चार्ज कितना हुआ 5 - 5 कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। अब 0 होने का मतलब +5 और -5 आपस में मिल गए, कैंसिल आउट हो गए, अब कोई चार्ज बचा ही नहीं। अब जब कोई चार्ज बचा ही नहीं तो दोनों स्पेयर को अलग अलग करोगे, दोनों स्पेयर को अलग अलग करोगे तो पहले पर भी चार्ज 0 होगा और दूसरे पर भी चार्ज क्या होगा 0 होगा। और जब चार्ज होगा ही नहीं तो नया फोर्स हमारे पास कितना होगा 0 न्यूटन। कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पहले था 9 न्यूटन का फोर्स, लेकिन टच कराने के बाद दोनों पर किसी तरीके का कोई आवेश नहीं रहता, इसलिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दो समान परिमाण लेकिन हमारे पास विजातीय आवेश मतलब अनलाइक चार्जेस दे रखे, एक प्लस है और एक माइनस है। इट मीन्स यदि मैं आपसे ये कहूँ कि Q1 इज इक्वल टू Q है तो Q2 इज इक्वल टू -Q होगा।
यदि Q1 इज इक्वल टू Q है तो Q2 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, माइनस Q होगा। इनको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, डिस्टेंस पर रख दिया, तो इनके बीच में F न्यूटन बल कार्यरत है, F बल काम करता है। ठीक है, F बल काम करता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ F इज इक्वल टू K Q, दूसरे को लिख देता हूँ माइनस Q, और माइनस को लिखना चाहो तो इट्स ओके, और नहीं लिखना चाहते हो तो केवल Q भी लिख सकते हो। अपॉन क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर, उठा के मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है ये देखो, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाता है, इफ वैल्यू ऑफ फर्स्ट, इफ 75% ऑफ फर्स्ट चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द अदर चार्ज, मतलब एक चार्ज का 75% दूसरे चार्ज को दे दो, चाहे तो इसका 75 इसको दे दो या इसका 75 इसको दे दो। ठीक है, अगर 75 दे दिया जाता है तो अब जो नया फोर्स आएगा वो पहले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। अब कोई कहेगा साहब इसका देना पहले और फिर एक बार इसका देना, तो दोनों में आंसर चेंज तो नहीं हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अपन। मेथड 1, मेथड 1 नया Q1 डैश, Q तो है ही है इसके पास, और इसका 75% दे रहा हूँ मैं, इट मीन्स माइनस Q का 75% दूंगा, 75/100, और जब इसका 75% इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये तो 25% ही तो बचेगा, तो Q2 डैश इज इक्वल टू 25% बचेगा, तो माइनस Q का 25%, 25% सॉल्व किया मैंने। Q1 डैश इज इक्वल टू Q माइनस 3Q/4, देन रिमाइंडर Q1 डैश इज इक्वल टू Q/4, और इसको सॉल्व करोगे Q2 डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचेगा माइनस के Q/4। क्लियर है, तो नया फोर्स निकालोगे F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/4, ये हो जाएगा माइनस Q/4 अपॉन R स्क्वायर, तो ये 4 × 4 16 हो गया ना, तो 1/16 को बाहर निकाल दो, और बाकी पूरी क्वांटिटी देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के लिख दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, एक ही बात है। Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ F डैश इज इक्वल टू F/16। तो पहले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई ये कह देता है कि सर अभी तो आपने इसका ट्रांसफ़र किया है, अब इसका ट्रांसफ़र करो, तो एक चीज़ बताओ, Q1 का ट्रांसफ़र करोगे तो ये कितना बच जाएगा 25%, और ये कितना हो जाएगा, ये तो दे ही रखा, और इसका 25 और जुड़ जाएगा। चेक करते हैं। मेथड 2, Q1 डैश तो रह जाता है Q का 25%, तो कितना हुआ बोलो Q/4, और नया Q2 डैश जो है वो माइनस Q तो है ही है, इसके अंदर पहले का 75% और ऐड हो जाता है, ये लो 75% ऐड कर दिया, तो इसको सॉल्व किया माइनस Q प्लस 3Q/4, कितना हुआ माइनस के Q/4 Q2 डैश। अब तो चेक कर सकते हो, एक है Q/4, एक है माइनस Q/4, तो पहले भी तो यही था, एक तो था Q/4 और एक था माइनस Q/4। ठीक है, सॉल्व करोगे वही आंसर हमारे पास निकल के आएगा जितना आंसर हमारे पास पहले निकल के आ रहा था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमने किसका किसकी तरफ ट्रांसफ़र किया, क्योंकि ऐसा पहले भी इंडिकेशन नहीं दे रखा था कि किसका ट्रांसफ़र करना, आप किसी का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होते हैं। अब अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें भी अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे। देखो, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए, द वैल्यू ऑफ वन क्वांटम चार्ज। वन क्वांटम चार्ज का मतलब है आपके पास n इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू n ही होता है। n की वैल्यू हो गई 1, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, देन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास वन क्वांटम चार्ज की वैल्यू होगी।
ओके, मैं प्लस स्मॉल ई भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, एक ही बात है। अगला देखो, स्मॉल आर दूरी पर हमारे पास 2 प्रोटॉन दे रखे हैं और उनके लिए कूलाम फोर्स दे रखा है हमारे पास F, ठीक है ना। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, यदि मैं प्रोटॉन को हटा के इनकी जगह इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, क्लियर है, पहले तो दे रखे थे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और अब इनको हटा के अपन इलेक्ट्रॉन रख दें तो अब कूलाम फोर्स कितना होगा। एक चीज़ बताओ, अगर प्रोटॉन को आप रखते हो तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होगी प्लस स्मॉल ई और इसकी वैल्यू होगी प्लस स्मॉल ई। स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने रख दिया स्मॉल आर डिस्टेंस पर, फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के स्मॉल ई अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब प्रोटॉन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन से, इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन से, ये इसकी चार्ज हो जाएगा माइनस ई, ये कितना हो जाएगा माइनस ई। नया फोर्स बताओ, F डैश इज इक्वल टू के माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी इस कंडीशन के अंदर देखोगे आप, F डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू के स्मॉल ई अपॉन आर स्क्वायर। तो अब भी फोर्स पहले के समान लगेगा, तो पहले F लग रहा था, अब भी कितना लगेगा, F लगेगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक चार्ज पर दूसरे चार्जेस पर, एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर लगने वाला कूलाम फोर्स दे रखा है F। हमसे कह रहा है एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना विद्युत लगेगा, बल लगेगा। इट मीन्स मतलब Q1 और Q2 के बीच में, ऐसे कह रहा है ये Q1 और Q2 के बीच में 2 चार्ज दे रखें, अब Q2 पर लगने वाला फोर्स F दे रखा है। अगर मैं तीसरा कोई चार्ज रख देता हूं तो Q1 के कारण अब भी Q2 पर कितना बल लगेगा, F बल लगेगा। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कूलाम फोर्स की, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। द कूलाम फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला जो कूलाम फोर्स होता है वो तीसरे आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, तीसरे चार्ज की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसलिए यदि पहले F फोर्स लग रहा था तो अब भी कितना फोर्स लगेगा, F ही लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगला देखो, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है, ठीक है, परावैद्युतांक 1 देने का मतलब है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। हमसे पूछी है निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी पूछी है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, निरपेक्ष विद्युतशीलता मतलब माध्यम की विद्युतशीलता पूछी है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एप्सिलॉन आर हमारे पास 1 होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यदि आप आंसर यहाँ छोड़ के आए तो 1 में से आपको 3/4 नंबर मिलेगा, 1/4 नंबर कट जाएगा क्योंकि अभी यूनिट बाकी है। यूनिट लिखोगे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास दे रखे हैं और 2 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 लेस देन 0 ऐसे दे रखा है। तो हमसे पूछा है इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा या हमारे पास रिपल्सन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन क्या दे रखा है, Q1 Q2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 0। मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव है, और Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉजिटिव है। तो इसके फोर्स की नेचर बतानी है और इसके भी फोर्स की नेचर बतानी है। अब सुनना, ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब इनमें से एक तो हो पॉजिटिव और एक हो नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो
ग्रेटर देन जीरो आएगा मतलब पॉजिटिव संख्या आएगी, दोनों नेगेटिव हुए तब भी कैसी आएगी, पॉजिटिव संख्या। इट मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव इट मीन्स अनलाइक चार्जेस हो गए, असमान प्रकृति के, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इट मीन्स आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। और ग्रेटर देन यदि जीरो दे रखा है तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, ग्रेटर देन जीरो, दोनों यदि पॉजिटिव होते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन जीरो, दोनों यदि नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी तो कैसा लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। तो इन दोनों अगर, तो ये स्टेटमेंट तो क्या डिनोट करता है, इनके बीच में आकर्षण, और ये स्टेटमेंट क्या डिनोट करता है, इनके बीच में कैसा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्युत क्षेत्र ई में रखे स्मॉल क्यू चार्ज पर कितना फोर्स काम करता है, ये चीज़ अपने को निकालनी है। तो वी नो डेट एफ इज इक्वल टू, बोलो कितना, क्यू ई, एफ इज इक्वल टू कितना, क्यू ई। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसी चार्ज पार्टिकल पर, आवेशित कण पर द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑफ, चार्ज पार्टिकल के भी किस पे फर्क पड़ना चाहिए, आवेश पर और किस पर, द्रव्यमान पर, मास और चार्ज पर। तो अपन पढ़ चुके हैं, मास तो किस तरीके से डिपेंड करता है, एम इज इक्वल टू एम जीरो अपॉन फॉर्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, इसका मतलब मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीजेस, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जबकि चार्ज क्यू अनचेंज, अप्रभावित रहेगा, स्पीड कितनी भी बढ़ जाए कोई तरीके का, किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्यू तो रहेगा अनचेंज या अप्रभावित, और मास आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच बैलेंस द वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेट यदि दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इस पर फोर्स दे रखा है नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन पर वेट mg, क्लियर है, इसको बैलेंस करना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगे। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव पर बताओ हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नीचे होगा तब जाके इस पे फोर्स ऊपर होगा, तब ये बैलेंस होगा, F इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू mg, तो मुझे निकालना है E की वैल्यू, E इज इक्वल टू mg अपॉन क्यू, बोलो कोई दिक्कत हो तो। E इज इक्वल टू m की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, G की वैल्यू कितनी 9.8, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर मान के चलो इसमें ये वाली चीज़ प्रोटॉन दे रखी होती, क्या दे रखी होती, प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन दे रखा होता तो यहाँ पे ये तो होता mg नीचे की तरफ बोई, प्रोटॉन पर भी फोर्स ऊपर की तरफ होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती, ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अपने को किसका मास रखना होता, प्रोटॉन का, और किसका चार्ज रखना होता, प्रोटॉन का। चलो चार्ज की वैल्यू तो सेम है लेकिन प्रोटॉन का मास अलग होता है, ध्यान रखना, भले स्टार लगा के लिख लेना इस पर। अगर प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5.57 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट आप देखोगे, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच में F बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, F।
हमसे कह रहा है यदि इनके बीच में पीतल की प्लेट रख दी जाती है, पीतल का मतलब मेटल दे रखा, धातु रख दी जाती है, और धातु के लिए अपन जानते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। एप्सिलॉन आर, मेटल धातु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये अपने पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, इनफाइनाइट का मतलब 1/0, तो 1/0, जीरो ऊपर आ गया, जीरो ऊपर आ गया, इसका मतलब फोर्स हमारे पास बताओ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये हमारे पास 10 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, 10, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेज में अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।